हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, क्या हालचाल आपके? बढ़िया एकदम। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनाइजिंग की केस स्टडी सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक पॉजिटिव सी वाइब के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे, नेम द फ्रेमवर्क। ठीक है, एक फ्रेमवर्क का नाम बताना है जो डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जानते हैं, जो कहीं सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में डील करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में डील करता है। ठीक है, तो एक डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, हमें ये बताना है। उसके बाद जो उन्हें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जो इमर्ज होती है, क्योंकि आप इतने सारी एक्टिविटीज़ में डील कर रहे हैं, अनरिलेटेड भी हो सकती हैं वो आपस में, तो भाई उनके साथ में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा अराइज होती है कि मतलब कितना मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो उस केस में आपको कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो अपनाना चाहिए। तो भाई पहले बात हो रही है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताना होगा, वो भी किसके रेफरेंस में? एक डाइवर्सिफाइड कंपनी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में डील करती है। ठीक है, और उसका रीज़न भी दीजिए कि हमें क्यों अपनाना चाहिए, ये भी बताना है। दूसरी चीज़ ये, पहली चीज़ फ्रेमवर्क, ऐसे सर्कल कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या देखना है। तीसरा क्या बोल रहा है कि भाई टू लिमिटेशन भी बता दो। आप ये बता रहे हो कि रीज़न की क्यों इम्प्लीमेंट करें, और दूसरा ये भी बताओ कि दो लिमिटेशंस भी बताओ कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी को पढ़ना। किरण इंडस्ट्री इज़ अ कंपनी, मतलब किरण इंडस्ट्री करके कंपनी है जो डील करती है फर्नीचर में। ठीक है, द कंपनी चूज टू डाइवर्सिफाई इट ऑपरेशन टू इम्प्रूव इट्स ग्रोथ पोटेंशियल एंड इंक्रीज द मार्केट शेयर। कंपनी ने ये सोचा कि हम जो फर्नीचर में डील कर रहे हैं भाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं अपने ऑपरेशन को, मतलब नई नई चीज़ों और एड ऑन करते हैं ताकि ग्रोथ पोटेंशियल बढ़े, हमारी कंपनी की ग्रोथ हो, और दूसरी चीज़ मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो सके। मतलब अभी आप एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, फिर आपने सोचा क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं ताकि मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। जो लोग हमसे परचेज नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वो बाकी जो हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे हो सकता है उसी तरीके से वो हमसे भी एक्सेस कर पाएँ। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, मार्केट शेयर को ग्रैब करना चाह रहे हो। दूसरी चीज़, आप अपनी कंपनी की ग्रोथ करना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब उन्होंने सिंपली वो क्या करना चाह रहे हैं, उनका गोल है डाइवर्सिफाई करना। अभी हमें ये पता चला डाइवर्सिफाई, आगे चलेंगे। एज द प्रोजेक्ट वॉज इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, कहीं सारे ऑल्टरनेटिव्स भी जनरेट हुए इस पर्पस के लिए, और थ्रूली डिस्कशन के बाद जो मेंबर्स के बीच में हुआ, तो आफ्टर इवेल्यूटिंग, जैसे पहले आपने ऑल्टरनेटिव जनरेट किया, आप कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठो या अपने कलीग्स के साथ बैठो, अगर आप किसी पॉइंट पर काम करते हैं तो कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। मतलब हर किसी का अपना अलग अलग ओपिनियन है, हर कोई सजेस्ट करता है ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो भाई ऐसे ही जब ये कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही थी तो कई सारे ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किए गए। अब क्या किया गया भाई, अब ये तो नहीं है सारे ऑल्टरनेटिव में सभी को इम्प्लीमेंट कर लो, नहीं, उसमें से कोई बेस्ट चूज़ करना होगा। तो आफ्टर इवेल्यूटिंग दी ऑल्टरनेटिव, जो सुखबिंदर हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, उन्होंने डिसाइड किया दे शुड ऐड, कि अब वो क्या करेंगे, फाइनली उन्हें अपना ऑप्शन मिल गया कि वो होम इंटीरियर और फर्निशिंग करेंगे एज अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो पहले वो फर्नीचर में डील करते थे, ऑफिस फर्नीचर में। ठीक है, ऑफिस में था, फिर उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, अपनी कंपनी की ग्रोथ करते हैं और मार्केट शेयर को ग्रैब करते हैं, लेकिन किसके बेसिस पर, डाइवर्सिफाई करके, मतलब नई नई डाइवर्सिफिकेशन करके, प्रोडक्ट को ऐड करके। प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट था, कई सारे ऑल्टरनेटिव्स खोजे गए, उस ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा बेस्ट है उसका सिलेक्ट किया गया कि भाई अब ऑफिस फर्नीचर के साथ साथ हम होम इंटीरियर भी करेंगे। मतलब कंप्लीटली उससे डिफरेंट हो गया, पहले उसका पर्पस दूसरा था, अब दूसरा है, तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ। तो अब बताइए, जब आप ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, तो उस केस में कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा। यहाँ आपने काम के बेसिस पर डिवाइड नहीं किया, यहाँ आपने एक डिफरेंट प्रोजेक्ट, एक डिफरेंट प्रोडक्ट लिया है जिसके बेसिस पर डील किया है। तो जब आप एक चीज़ जब कर रहे हैं उसके साथ में दूसरी चीज़ ऐड ऑन करते हैं, लेकिन कंप्लीटली वो उससे डिफर है, तो उस केस में क्या करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के लिए काम भी अलग अलग होंगे। तो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो तो हम इसमें अपनाते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्ट के बेसिस पर या प्रोडक्ट के बेसिस पर आपके जो टास्क होते हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज करती है।
तो यहाँ हम क्या अपनाएंगे बच्चों, डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पर या प्रोडक्ट के बेसिस पर उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाती हैं। हर उसका अलग होगा डिपार्टमेंट, उसका अलग होगा, तो क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा वर्कर्स में, तो उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे। तो यहाँ ये फ्रेमवर्क था जो हमने बता दिया। अब आपको क्या बताना है, दो चीज़ें कि रीज़न कि क्यों अडॉप्ट करूँ और क्या इसकी दो लिमिटेशंस हैं। तो देखो लिमिटेशंस बच्चों इजी है, डिविजनल स्ट्रक्चर है। फंक्शन में क्या होता है, एक ही मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों ही चीज़ों का, होम हो चाहे ऑफिस फर्नीचर हो, दोनों का फंक्शन डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, एचआर फाइनेंस सेल्स जो भी है, एक ही मतलब बन जाते हैं। इसमें क्या है, आपने अलग अलग बांटा, होम फर्नीचर यहाँ, ऑफिस फर्नीचर यहाँ, और उनके भी अलग अलग फंक्शंस अलग, यहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग। जैसे ये होम फर्नीचर कर दिया अलग, ये ऑफिस का कर दिया, तो ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसके भी अलग अलग है। मतलब क्या होगा भाई, 8 डिपार्टमेंट को डील करना पड़ रहा है। और फंक्शन में क्या होता है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन ये रहा और ये फंक्शन बेसिस पर डिवाइड होते हैं। यहाँ सिर्फ 4 होते, तो भाई इसमें क्या हो रहा है, लोग भी बढ़ रहे हैं, और लोग बढ़ रहे हैं तो आपस में कन्फ्लिक्ट भी अराइज होंगे। हो सकता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर से लड़ रहा हो, तो कन्फ्लिक्ट अराइज होना बिल्कुल पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ भाई, कॉस्ट भी आई होगी। जितने ज़्यादा लोग आप अपॉइंट करेंगे, जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट बनाएंगे, उतना स्पेस भी चाहिए और उतना कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि अगर आपने ज़मीन किराए पर ले रखी है तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा, और प्लस आपको जो लोग आप अपॉइंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनके भी आपको वेजेस या सैलरी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट हाई होगी और कन्फ्लिक्ट होंगे। ये इसके दो लिमिटेशन है अगर आप इस स्ट्रक्चर को अपनाते हैं। अब रीज़न दूंगी कि क्यों अपनाना चाहिए, क्योंकि ये लीड करता है फास्टर डिसीजन मेकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करता है और इनिशिएटिव लेकर आता है। तो ये थे इसके रीज़न कि आपको क्यों, वाई यू शुड अडॉप्ट डिविजनल स्ट्रक्चर इन दिस केस, ठीक है, और उसके लिमिटेशंस भी दे दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय द नीरज गुप्ता थ्रू विच ही वॉज एबल टू स्टीयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट। मतलब इसमें नीरज गुप्ता है कोई जिसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट अपनाया है जिससे वो क्या है, अपनी कंपनी को ग्रेटर हाइट, ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ कोई बात की जा रही है कॉन्सेप्ट की जो नीरज गुप्ता के द्वारा अपनाया गया है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी आपको एक्सप्लेन करना है 3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंस के उसी कॉन्सेप्ट के, जो कॉन्सेप्ट उसने अपनाया है ना, उसकी 3 इम्पोर्टेंस बता दीजिएगा कि वो क्यों ज़रूरी है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। नीरज गुप्ता स्टार्टेड अ कंपनी, ठीक है भैया, उसने एक कंपनी स्टार्ट की है, मतलब ओनर है वो, योयो लिमिटेड, और उसमें 10 एम्प्लॉयज़ भी हैं, जिसमें उसने असेंबल कर रखा है इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स फॉर द इंडियन रूरल मार्केट। मतलब जो रूरल मार्केट होता है, ग्रामीण जो उसे कहते हैं मार्केट होता है, उसके लिए सस्ते भी जो मतलब इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स भी ऐड ऑन कर रखे हैं। आगे, कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर्स, स्टार्टिंग के मतलब टाइम में उसने बिगनिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि क्यों परफॉर्म किया, प्रोडक्ट भी अच्छा था और मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी की गई थी, डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। अब इसमें ये पता चला कि उसने कंपनी शुरू की जिसमें रूरल मार्केट के लिए उसने इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स लगाए, और उसने अपने स्टार्टिंग पीरियड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि उसका प्रोडक्ट भी अच्छा था और उसने मार्केटिंग भी बहुत अच्छी की थी, प्लस उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई थी। अब ये पता चल गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने प्रोडक्शन को जो इसने इंक्रीज़ किया है ना, ये करने के लिए उसने क्या किया, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम कुछ एडिशनल एम्प्लॉयज़ भी रिक्रूट करेंगे, मतलब कुछ नए लोगों को भी जोड़ेंगे, ठीक है। नीरज गुप्ता हु वॉज अर्लियर टेकिंग ऑल द डिसीजन फॉर द कंपनी, नीरज गुप्ता जो ओनर है, हु वॉज मतलब पास्ट की बात कर रहा है, सारे डिसीजन कंपनी के लिए खुद लेते थे, लेकिन हैड टू सिलेक्टिवली डिस्पर्स दी अथॉरिटी। बट अब उन्होंने क्या किया, कुछ जो सिलेक्टिव लोग हैं उनको उस अथॉरिटी को डिस्पर्स कर दिया, मतलब उनको दे दिया। ही बिलीव दैट पीपल कॉम्पिटेंट है, उन्हें ये लगता है, उन्हें लगा कि भाई जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट भी हैं, कैपेबल भी हैं, रिसोर्सफुल भी हैं, जिनको हम ये दे रहे हैं उनको ये अज्यूम कर सकते हैं कि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभाल लेंगे। दिस पेड ऑफ, इससे क्या हुआ, कंपनी वॉज नॉट ओनली एबल, जब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया ना, पहले भी अच्छा कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया, कंपनी सिर्फ एबल नहीं थी कि उसने प्रोडक्शन बढ़ाया हो, बट ऑल्सो उसने अपनी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ा दी और उसमें नए नए फीचर्स भी ऐड कर दिए। तो इसमें ऐसी क्या चीज़ हुई जिस वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई,
ये चीज़ हुई बस कि इनिशियल में चीज़ें वैसे ही चलती चली आ रही थी, लेकिन अब वो जो डिसीज़न लेते थे, जो खुद ही लिया करते थे, उसको सिलेक्टिव लोगों को उन्होंने डिस्पर्स कर दिया, मतलब अपनी अथॉरिटी को बांट दिया, किसी और को भी प्रोवाइड कर दिया, मतलब चीज़ें सिर्फ एक जगह ना रहकर हर जगह हो गई। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर या एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दी जाती है, उसको डिस्पर्स भी किया जाता है, बाकी सबको भी राइट दिया जाता है कि दे कैन ऑल्सो मेक दियर ओन डिसीजन। तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन, जिस कॉन्सेप्ट को नीरज गुप्ता ने फॉलो किया, इस वजह से कंपनी इतनी ऊंचाइयां छू ली। अब आपको बताना है कि 3 इंपॉर्टेंस क्या है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जब एक ही बंदा नहीं देख रहा, बाकी सब भी डिसीजन ले सकते हैं, तो क्विक डिसीजन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ सबॉर्डिनेट, जिनको ये राइट नहीं था, अब उनको भाई राइट मिला है कि वो भी डिसीजन ले सकते हैं, तो भाई उनकी भी सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ेंगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। और तीसरी चीज़ क्या होगी, टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंस हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन की हैं। देखो भाई, डेवलपमेंट होगा, प्रमोट होगा, रिलीफ मिलेगा और क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। और क्या इसमें फॉलो किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें भी मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट है और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है, जो स्मृति के द्वारा यूज़ किया गया है अपने काम को शेयर करने के लिए और अथॉरिटी को अपने सबॉर्डिनेट के साथ। मतलब एक स्मृति नाम की लड़की है जिसने अपने सबॉर्डिनेट के साथ किसी काम को शेयर किया है या अथॉरिटी को शेयर किया है, तो आपको बताना है वो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू किया गया और उस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो चलिए अब केस स्टडी को पढ़ते हैं कि भाई ऐसा किस तरीके से काम असाइन किया गया। स्मृति एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम करती है, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि वो क्या है, मार्केटिंग मैनेजर। आगे, कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नया ब्रांड रूम फ्रेशनर का, ठीक है, और उसके प्रमोशन भी बहुत ज़ोरदार तरीके से कर रही है। हाउ एवर द प्रोडक्ट इज़ लेस इन डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी सी कम है और सेल्स भी लो है। तब स्मृति ने ये डिसाइड किया कि स्टडी करते हैं भाई रीज़न क्या है, क्यों लो हो रही है, क्यों लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च के थ्रू। फिर क्या हुआ, कीपिंग इन द व्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क she knows it will be impractical for her to handle it all by herself। क्या हुआ इसमें, पहली चीज़ वो एक मार्केटिंग मैनेजर है जो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है, ठीक है। अब एक नया उन्होंने रूम फ्रेशनर निकाला है कंपनी ने और उसका प्रमोशन बहुत ज़ोरदार तरीके से हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट की डिमांड डेवलप नहीं हो पा रही है, सेल्स काफ़ी लो है। अब ये सोचा गया कि भाई लोगों ने क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं। आप ये भी तो जानने की कोशिश करोगे, ये थोड़ी कि डिमांड कम आई चलो एक काम करते हैं आप छोड़ो इस प्रोडक्ट को हटा दो, पहले जानने की कोशिश तो करो कि क्यों डिमांड कम आ रही है। तो भाई स्मृति ने सोचा कि मुझे अब ये पता करना है, मुझे क्या करनी है, मार्केट रिसर्च करनी है। अब भाई मार्केट रिसर्च करने जा रही है वो, तो उसने ये सोचा कि भाई काम भी बहुत है, वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, तो वो ये जानती है कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल डिसीजन होगा, अगर इट विल बी वेरी इम्प्रैक्टिकल फॉर हर, उसके लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा कि वो हैंडल कर ले ये सारी चीज़ें, कि भाई मार्केट रिसर्च भी करनी है और काम इतना ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ वर्क इज़ वेरी हाई, तो उसमें बोल रहे हैं कि इम्प्रैक्टिकल होगा उसके लिए कि हैंडल करना सारी चीज़ें खुद से। इन ऑर्डर टू शेयर हर वर्क, अब उसने क्या सोचा, मैं अपने काम को क्या करूँगी भाई, शेयर करूँगी। शी डिप्लॉय अ टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसने एक नई टीम डेवलप की एग्जीक्यूटिव्स की और फिर उनको नेसेसरी अथॉरिटी भी दी, मतलब उसने ये बोला कि मुझे अपने काम को मैं भैया अकेले नहीं हैंडल कर पाऊंगी, तो मैं अपने काम को क्या करूँगी, शेयर। तो पहली चीज़ उसने क्या की, मैं अपने काम को क्या करूँगी, शेयर वर्क, ठीक है। प्लस उसने क्या बोला, एक टीम बना ली, उन टीम को अथॉरिटी दे दी, काम को भी शेयर किया, अथॉरिटी दी, प्लस क्या दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कर दी कंडक्ट करने के लिए रिसर्च को। तो अब आप बताइए कि उसने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया अपने काम को शेयर करने के लिए। पहली चीज़, सारी चीज़ों को अकेले मैनेज करना मुश्किल है, तो उसने सोचा कि मैं अपने काम को शेयर करूँगी। दूसरी चीज़, उन्होंने बोला कि एक टीम बनाते हैं, उस टीम को बनाने के बाद उन्होंने उनको अथॉरिटी भी दी कि इस काम को करने के लिए क्या अथॉरिटी आपको चाहिए होगी, प्लस उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन की, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो जब ये चीज़ें होती हैं, जब आप काम को देते हो प्लस उसको अथॉरिटी भी डेलीगेट कर रहे हो, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बता रहे हो, तो ये इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि अथॉरिटी हमेशा के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दी गई, उसे मार्केटिंग रिसर्च करना है, इसके लिए ही वो सारे कामों को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है, इसीलिए उसने सोचा मैं अपने काम को शेयर कर देती हूँ। लेकिन उस काम को शेयर कर रहे हो तो भाई उसे करने के लिए उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए सामने वाले बंदे पर, तो आपने उसको अथॉरिटी दे दी।
दी, कुछ टाइम के लिए, तो इसे बोला जाता है क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें अकाउंटेबिलिटी फिर भी किसकी होती है, स्मृति की, मतलब जो असाइन कर रहा है वो फिर भी अकाउंटेबल है। और इसका मतलब क्या है, ग्रेंटिंग ऑफ अथॉरिटी टू दी सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट। भाई आपको हमेशा के लिए नहीं दी है, कुछ लिमिट्स हैं और कुछ टाइम तक के लिए दी गई है, तो लिमिट में रहकर काम कीजिए, तो ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। जैसे ही तुम लोग लास्ट क्वेश्चन जैसा सुनते होगे तब एकदम खुशी आ जाती होगी चेहरे पर कि चलो अब फ्री हुए। पढ़ लो बच्चों, आपके लिए ही है ये, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा आपको सीखने को मिल रहा है कि कल को आप अगर बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे तो रियल लाइफ में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विल श्रीजन, मतलब श्रीजन किसी का नाम है, जो अकाउंटेबल होगा या नहीं, टास्क जो बॉबी को असाइन किया गया है उसके लिए, मतलब श्रीजन है एक जो अकाउंटेबल होगा या नहीं, मतलब जवाबदेह होगा या नहीं श्रीजन की बॉबी को दिए गए टास्क के लिए। बॉबी है, उसको श्रीजन ने कोई टास्क असाइन किया होगा, अब उसने परफॉर्म कर लिया, तो उसकी जो भी परफॉर्मेंस है उसके लिए क्या श्रीजन अकाउंटेबल होगा, बाय और वाई नॉट, अगर होगा तो क्यों, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं, ये रीज़न दीजिए। और मतलब वही है, एक रीज़न देना है। पहले तो ये बताना है कि अकाउंटेबल होगा या नहीं, और दूसरी चीज़ अगर होगा तो उसका रीज़न देना है, और नहीं होगा तो भी उसका रीज़न देना है। तो चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं केस स्टडी को कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। श्रीजन इज़ वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर, मतलब वो सेल्स मैनेजर है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रमोट द न्यू सीरीज ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, एक नई सीरीज़ लाई गई है इंसाइक्लोपीडिया की, उसको प्रमोट करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि वो डोर टू डोर सेलिंग करेगी, डोर टू डोर प्रमोशन होता है वो करेगी, ठीक है। तो वो एज अ सेल्स मैनेजर श्रीजन है, उसने क्या किया, टारगेट दिया, गिवन द टारगेट ऑफ सेलिंग 5000 यूनिट्स इन 1 मंथ। उसने कहा जो नई इंसाइक्लोपीडिया आई है 1 महीने में आपको 5000 सेल करनी है, ठीक है। ही अपॉइंट अ टीम, मतलब 5 सेल्समैन की उसने टीम भी अपॉइंट कर दी, ठीक है, इसके लिए। और हर सेलमैन को उसने टारगेट दिया कि 5 हैं, टोटल 5000 यूनिट सेल करने हैं, तो आपने क्या किया, हर किसी को 1000 यूनिट में डिवाइड कर दिया कि आपको 1000 आपको 1000, तो हर किसी को कितने करने हैं भाई 1000। फिर क्या हुआ, जब महीने का एंड आया तो सिर्फ कितने यूनिट सोल्ड हुए, 4800, और सोचे कितने थे 5000, मतलब 5000। तो वन ऑफ दी सेल्समैन जिसका नाम क्या है बॉबी, फॉल इल ड्यूरिंग दी लास्ट वीक, इन्होंने ये बोला कि भाई 5000 का टारगेट था, आप 4800 कैसे करके लेकर आए, 200 क्यों नहीं हो पाया। तो उसमें बोला गया कि भाई बाकी सबने तो अपने टारगेट कंप्लीट कर दिए, लेकिन उनमें से एक सेल्समैन था जिसका नाम था बॉबी, वो बीमार पड़ गया था ड्यूरिंग दी लास्ट वीक, लास्ट महीने के लास्ट मतलब हफ्ते में, तो इसीलिए वो सेल नहीं कर पाया और 800 यूनिट ही उसने सेल किए। तो अब आपको बताना है कि वो अकाउंटेबल होगा या नहीं। अब मैं आपको एक क्लियर में समझा दे रही हूँ। श्रीजन एक सेल्स मैनेजर है, एक नई सीरीज़ इंसाइक्लोपीडिया की अनाउंस की गई है जिसको प्रमोट करना है, तो श्रीजन उसमें लगा हुआ है। श्रीजन ने एक नई टीम बनाई जिसमें उन्होंने ये बोला कि इस आपको डोर टू डोर जाकर सेल करना है, और वो सेल करना है 5000 यूनिट, जो आपको 1 महीने में सेल कर लाने हैं। उसके लिए 5 सेल्समैन रखे गए हैं, हर सेल्समैन के लिए 1000 यूनिट का टारगेट है। लेकिन जब महीने का एंड हुआ तब देखा गया कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हुए, तो वो थे 4800, टारगेट था 5000 का, इसका मतलब 200 कम है। तो जब ये पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये पता चला उसमें से जो एक सेल्समैन है जिसका नाम बॉबी है, उसने 800 यूनिट सोल्ड किए हैं, बल्कि मैं 1000 करने थे। वो इस वजह से क्योंकि लास्ट वीक में वो बीमार पड़ गया था, इसलिए बाकी जो रिमेनिंग 200 यूनिट्स हैं उसको वो सोल्ड नहीं कर पाया। तो अब आप बताइए श्रीजन इस केस में अकाउंटेबल होगा या नहीं। सेल्स पर्सन किसके अंडर में काम करते हैं, सेल्स मैनेजर के। तो आपको बताना है भी श्रीजन को भी टारगेट मिला होगा ऊपर से कि भाई 5000 यूनिट कीजिए, अब 5000 हो नहीं पाए, वो भी बीमार पड़ गया, जो भी हुआ हो, लेकिन आपने तो उसे भी टास्क असाइन किया, और हो सकता है श्रीजन को भी किसी ने टास्क असाइन किया गया हो। तो अब आप बताइए उस केस में श्रीजन अकाउंटेबल होगा या नहीं, ये बताओ पहले, फिर उसके बाद बताएंगे कि क्यों नहीं या क्या जो भी है उसका रीज़न देना है। इस केस में क्या होता है, जब आपसे भी ऊपर अथॉरिटी होती है और आपको वो कोई टास्क देती है और अपने सबऑर्डिनेट को वो टास्क देते हैं काम करने के लिए, इन केस अगर सबऑर्डिनेट एबल नहीं हो पाता है उस टारगेट को फुलफिल करने में, तो उस केस में आप सबऑर्डिनेट से नहीं पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है, उस सेल्स मैनेजर से कि तुम ये बताओ तुम्हारी टीम इस टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाई, तुम जवाब दो। उनसे नहीं पूछा जा रहा है, जवाबदेही आपसे ली जा रही है। तो श्रीजन भी यहाँ क्या है, सेल्स मैनेजर है, तो श्रीजन अपनी टीम के लिए अकाउंटेबल
अकाउंटेबल होगा ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यस, सृजन विल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ असाइन टास्क टू बॉबी। अब क्यों होगा? क्योंकि ओनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काम असाइन करने की वो डेलीगेट की, अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो भाई सुपीरियर की है ना, उसको तो आप डेलीगेट नहीं कर सकते। सुपीरियर के उस पोस्ट से थोड़ी बैक कर लोगे कि नहीं, बैक स्टेप ले लोगे कि मैं नहीं हूँ, आपको करना पड़ेगा। तो जितनी अथॉरिटी आप डेलीगेट करते हो उसके रेफरेंस में मैनेजर स्टिल अकाउंटेबल होता है किसी भी काम के लिए जो सबऑर्डिनेट के थ्रू परफॉर्म किया गया हो। तो इसका आंसर है यस। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में भी हमने केस स्टडी के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे और कैसे सॉल्व करते हैं इस अप्रोच को भी बच्चों सीखा होगा। काफ़ी इजी है, बस आप एक बार अप्रोच सीख गए ना, वो अप्रोच पता है किसके थ्रू सीखी रहेगी? इसका एक मूल मंत्र है, वो है प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं, जब तक स्कोर नहीं। ये बात सोच लो, नो प्रैक्टिस नो स्कोर। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, प्रैक्टिस करने लग जाओगे और अच्छे से कर लोगे, लेकिन इतनी देर ना हो जाए उससे पहले वही स्टेप ले लो, पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग की आपकी लास्ट केस स्टडी सीरीज रहेगी जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।